LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और इस नए सकारात्मक शुरुआत को लेकर हम हाजिर होते हैं हर सुबह मॉर्निंग प्राइम टाइम पावर पैक शो नया सवेरा लेकर। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना। सुप्रभात आंचल। और नया सवेरा की जब शुरुआत करें तो अगले 1 घंटे होने वाली है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर, जिसमें सबसे बड़ा घटनाक्रम जिसको दुनिया इस समय देख रही है वो है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा। कल शाम वे पहुंच चुके हैं दिल्ली। आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि दोनों देशों के बीच होने वाली है द्विपक्षीय वार्ता। कौन कौन से ऐसे करार है जिन पर सभी की नजर हो सकते हैं, जो समझौते, साथ ही नजर रहने वाली है संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई खबर की, जहां आज है उसका 5वां दिन। आज भी कई विधायी कार्य जो है वो सूचीबद्ध हैं। आपको नया सवेरा में सब हम बताएंगे। खेल जगत में क्या कुछ खास हो रहा है, सेहत को कैसे रख सकते हैं आप फिट, और साथ ही साथ आज वर्ल्ड सॉइल डे भी है, इससे जुड़ी भी एक खास रिपोर्ट आप तक करेंगे पेश। चलिए शुरुआत कर लेते हैं नया सवेरा की इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी के साथ रूस के राष्ट्रपति पुतिन की द्विपक्षीय बातचीत आज। कई समझौतों पर लगेगी मोहर। व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य के मुद्दों पर समझौतों की संभावना। राष्ट्रपति भवन में रूसी राष्ट्रपति का आज होगा औपचारिक स्वागत। पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति मुर्मू आज करेंगी भोज का आयोजन। संसद के शीतकालीन सत्र का 5वां दिन आज। राज्यसभा में सरोगेसी कानून, कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव पर विधेयक पर चर्चा संभव। जीडीपी और घटती महंगाई के बीच रेपो दर का ऐलान आज। आरबीआई की एमपीसी बैठक के बाद गवर्नर संजय मल्होत्रा करेंगी घोषणा। और FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप में आज क्वार्टर फाइनल में भारत के सामने बेल्जियम की चुनौती। टूर्नामेंट में भारत ने किया अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। नया सवेरा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा की खबर के साथ जुड़ी हुई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने वाले हैं। और इस दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वार्ता में व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संस्कृति और मीडिया से संबंधित क्षेत्रों सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद। राष्ट्रपति पुतिन 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत की सरकारी दौरे पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री ने उनका हवाई अड्डे पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श और 23वां भारत रूस सम्मेलन, दोनों देशों की आर्थिक, रणनीतिक, सामरिक और सांस्कृतिक युग का नया आरंभ। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का आज सुबह राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। वे राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में भोज का आयोजन भी करने वाली हैं। आपको ये भी बता दें कि भारत और रूस अपनी रणनीतिक साझेदारी की जो घोषणा है उसकी 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। तो राष्ट्रपति भवन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में आज भोज का आयोजन है और औपचारिक स्वागत आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का किया जाएगा। और वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि भारत रूस सहयोग किसी भी देश के विरुद्ध नहीं है। इसका एकमात्र उद्देश्य दोनों देशों के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है। और भारत यात्रा से पहले एक टीवी चैनल को दिए गए साक्षात्कार में पुतिन ने ये बात सामने रखी है। तो किसी भी देश के विरुद्ध नहीं है, अगर दोनों देश साथ में हैं और दोनों देशों का जो ये सहयोग है वो सकारात्मक ऊर्जा को आगे ले जाने के लिए है। खासतौर पे कई अलग अलग क्षेत्रों का जिक्र
रूसी राष्ट्रपति ने उस साक्षात्कार में किया जिसमें हम ऊर्जा, रक्षा, सैन्य सहयोग और संस्कृति को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। अब रूस के राष्ट्रपति के भारत दौरे के साथ ही दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिहाज से हलचल तेज हो गई है। रूस के रक्षा मंत्री ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक करके रक्षा क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की, तो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत रूस बिजनेस फोरम की बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापारिक लक्ष्य को तेजी से पूरा करने पर जोर दिखाई दिया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत पहुंचने से पहले उनके तमाम आला मंत्री भारत पहुंच चुके थे और दिन में ही वार्ताओं का सिलसिला शुरू हो गया। रूसी रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद आंद्रेई बेलोसोव ने मानेकशॉ सेंटर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में ट्राई सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। इन कार्यक्रमों के बाद शुरुआत हुई बातचीत की। रूसी रक्षा मंत्री ने मानेकशॉ सेंटर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सैन्य और असैन्य तकनीकी सहयोग पर 22वीं भारत रूस इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच नियमित रूप से बातचीत होती रही है। राजनाथ सिंह ने कहा कि रूस भारत का एक विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदार भी है। 2000 में भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा पर हस्ताक्षर करने के बाद से रक्षा क्षेत्र में हमारे सहयोग में प्रभावशाली प्रगति दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि यह शिखर सम्मेलन हमारे देशों के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी को गहरा और मजबूत करेगा। इकोनॉमिक साइड पर हम पिछले महीने मॉस्को में हुए इंडिया रशिया वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन की 26th मीटिंग के सफल आयोजन का स्वागत करते हैं और हम रशिया लेड यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत शुरू होने का भी स्वागत करते हैं। दोनों देशों के बीच स्पेशल और प्रिविलेज पार्टनरशिप को और मजबूत करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। रूसी रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध रणनीतिक प्रकृति के हैं। भारत के साथ साझेदारी दक्षिण एशियाई क्षेत्र में संतुलन और समग्र रूप से वैश्विक सुरक्षा की गारंटी है। Our countries are tied with a solid, time-proven friendship which is based on mutual respect. Our bilateral relations have a strategic character and the partnership with India is a key factor for the balance in South Asian region and the global security in general. इससे पहले उद्योग मंडल फिक्की द्वारा आयोजित भारत रूस व्यापार मंच की बैठक में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने तथा इसे और अधिक संतुलित बनाने की दिशा में काम करने के व्यापक अवसर मौजूद हैं। रूसी संघ के राष्ट्रपति कार्यालय के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ने बैठक में कहा कि रूस के आयात में भारत की हिस्सेदारी 2% से भी कम है और इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। Friends, despite all the global headwinds, India and our economy has demonstrated tremendous ability to withstand headwinds, shock, challenges. From a fragile 5 economy barely 11 years ago, we are today amongst the top 5 economies, soon to become the world's 3rd largest GDP. We see what significant results the Indian economy achieved over the recent years, becoming the most quickly growing economy of the world. The figures speak for themselves. Average annual growth of GDP over the recent 5 years is exceeding 8%. और एशकिन ने कहा कि भारत 6 प्रमुख क्षेत्रों में आपूर्ति बढ़ा सकता है, जिसमें कृषि, औषधि, दूरसंचार उपकरण, औद्योगिक कलपुर्जे और मानव संसाधन शामिल है। कुल मिलाकर गुरुवार को दोनों देशों के बीच कुछ मसलों पर बातचीत हुई है और सबको इंतजार है शिखर सम्मेलन का, जब पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने का आधार तैयार करेंगे। अजय मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के मद्देनजर जो दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस है उसने आज एक विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि W पॉइंट, A पॉइंट, ITO चौक, बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली गेट, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, राजघाट क्रॉसिंग, शांतिवन क्रॉसिंग के साथ साथ ये तमाम जो पॉइंट्स हैं माफ कीजिएगा
इसके साथ हनुमान सेतु, वाई पॉइंट, नेताजी सुभाष मार्ग, निषाद राजमार्ग, सलीमगढ़ फ्लाईओवर बाईपास, एमजीएम प्रगति मैदान टनल से हनुमान सेतु, कश्मीरी गेट, विकास मार्ग और आईपी मार्ग जैसे हाई डेंसिटी जोन के आसपास कैरेजवे और सर्विस लेन पर यातायात को रेगुलेट किया जाएगा। इस दौरान सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक इन रास्तों से दूर रहने और भीड़भाड़ से बचने के लिए दूसरे कॉरिडोर का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है, जबकि बहादुर शाह जफर मार्ग, जेएलएन मार्ग और रिंग रोड हनुमान सेतु से शांति वन से राजघाट, आईपी फ्लाईओवर से प्रगति मैदान टनल और निषाद राज मार्गों से आईपी मार्ग पर पार्किंग निषेध रहेगी। इसके अलावा सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक मदर टेरेसा क्रिसेंट, 3 मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, MLNP और जनपथ रोड पर किसी भी गाड़ी को रुकने या पार्क करने की इजाजत नहीं होगी। तो ये ट्रैफिक एडवाइजरी आज के लिए जारी की गई है, जहां इन रास्तों से इस समय बचकर आप निकले, देखकर निकलें ये ट्रैफिक रूट्स, क्योंकि आज बेहद ही अहम कार्यक्रम है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता है। और इस समय हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन भी जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश, आपका रुख करेंगे। अखिलेश, आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज का दिन बहुत अहम है और दुनिया को साफ संदेश है कि दोनों देश अपने राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर चल रहे हैं, अपने राष्ट्र हितों को सर्वोपरि मान के चल रहे हैं, किसी की विदेश नीति जो है वो दबाव में नहीं आएगी दोनों देशों पर, चाहे कोई भी दबाव आए। ये साफ संदेश यहाँ से जाता हुआ दुनिया को दिख रहा है। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे वैसे तो ये जो शिखर बैठक है वो एनुअल बैठक है, हर साल होती है बैठक। या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को जाए या रूस के राष्ट्रपति यहाँ है, लेकिन ये बैठक आज उस समय हो रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ के मार से पूरी दुनिया परेशान है और यहाँ तक कि उन्होंने भारत पे 50% टैरिफ लगा रखा है, इसलिए कि रूस से हम तेल खरीदते हैं। तो इस मायने में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके से भारत पे इस तरह का दबाव बना रहे कि रूस के साथ भारत सहयोग न करे, और ऐसे में भारत में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आना, एक गर्माहट प्रदर्शित करना, और आज जब शिखर वार्ता होगी, शिखर वार्ता के पहले रूस के रक्षा मंत्री का भी भारत के रक्षा मंत्री के साथ बैठक करना और उसमें जो आपसी सहयोग को और बढ़ाने के वादे करना, निश्चित तौर पे यह एक संकेत है। और जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच जो शिखर वार्ता होगी उसके बाद का जो संयुक्त बयान आएगा उससे काफी बड़े पैमाने पे झलकेगा कि किस तरह से दोनों देश जो है किसी अन्य देश के दबाव में आने वाले नहीं है। देखिए, रूस और अमेरिका के बीच में भी एक निगोशिएशन चल रहा है कि रूसिया यूक्रेन संघर्ष को किस तरीके से खत्म किया जाए, इसमें अमेरिका भी रूस के साथ बातें कर रहा है। अमेरिका रूस के साथ भी आर्थिक सहयोग बढ़ाने की बातें कर रहा है, लेकिन भारत के साथ रूस का जो आर्थिक सहयोग है उसके खिलाफ अमेरिका की नजर है। तो निश्चित तौर पे भारत ने ये जो आज की शिखर वार्ता है उसे साबित हो रहा है। कल जो रूस के राष्ट्रपति भारत आए हैं और आज रहेंगे, आज शिखर वार्ता करेंगे, तो उसे साबित हो रहा है कि भारत किसी अन्य देश के दबाव में नहीं, बल्कि भारत अपने देश के हित में जो भी कदम है वो कदम उठाएगा। जहां तक तेल खरीदने की बात है तो भारत का 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, उस आबादी की जरूरत है जो तेल जहां से मिलेगा वहां से तेल खरीदा जाएगा। इसमें किसी अमेरिका या किसी अन्य देश का दबाव काम नहीं करेगा। तो निश्चित तौर पे यह एक कड़ी चेतावनी है पूरी दुनिया के लिए और सभी ऐसी ताकतों के लिए कि वे ये न समझे कि दुनिया एक ध्रुवीय है। दुनिया बहुध्रुवीय बन रही है और बहुध्रुवीयता की ओर बढ़ रही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे तेजी से विकास करने वाला जो विकासशील जो देश है, अर्थव्यवस्था है, वो है भारत, और दुनिया का सबसे बड़ा खुला बाजार है। यहाँ नियम और कानून चलते हैं और ऐसे में सभी देश की इच्छा है कि भारत के साथ संबंध बढ़ाए, भारत के साथ जो व्यापारिक संबंध बढ़ाए, और इसीलिए आज की ये जो शिखर वार्ता है उसका भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है किस तरह से दोनों देशों के बीच में व्यापारिक और वाणिज्यिक संबंध और ज्यादा मजबूत है। अखिलेश, जिस परिप्रेक्ष्य में पूरी बैठक हो रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, ऐसे में पावर पॉलिटिक्स के सेंटर्स के रूप में आप इन दोनों देशों के संबंधों को आने वाले 5 सालों में कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे भारत और रूस के जो संबंध है वो हमारी आजादी के बाद से ही शुरू हो जाते हैं। आजादी के बाद से जैसे लग रहा था कि दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई है, भारत ने गुट निरपेक्षता का रास्ता अपनाया, लेकिन रूस के साथ भारत के जो संबंध है, उस समय सोवियत संघ था, भारत के संबंध लगातार बढ़ते गए और एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत के जो पूर्वी सार्वजनिक क्षेत्र के विकास में रूस की सोवियत संघ की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। और आज भी
जब एक तरीके से दुनिया में अस्थिरता का माहौल है, सारी ताकतें जो है अपने अपने अंदर झांक रही हैं, जो एक कहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो सोच होती है, उस अंतर्राष्ट्रीय सोच की कमी बड़ी ताकतों द्वारा दिखाई जा रही है। ऐसे में रूस और भारत के जो संबंध है निश्चित तौर पे काफी आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि देखिए जो काफी तेजी से उछाल हुआ है हमारे संबंधों में। तो पहले रक्षा संबंध सिर्फ माने जाते थे, उसके बाद परमाणु ऊर्जा के संबंध हमारे बढ़े, अब तेल के साथ हमारे संबंध बढ़े हैं। तकरीबन 69 बिलियन डॉलर का व्यापार भारत और रूस के बीच में है, जो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, काफी उछाल है। और अब इसमें अन्य आयाम जुड़ने वाले हैं। भारत से रूस आयात करना चाहता है बहुत सारी ऐसी चीजें जो दुनिया के अन्य देशों से उसे आयात करना पड़ता है, जिसमें कि कृषि क्षेत्र है, जिसमें कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में, और उसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रूस चाहता है कि भारत के जो श्रमिक है, भारत की जो मानव संसाधन है, वो मानव संसाधन भी जाकर रूस में काम करे। तो एक तरीके से कहे कि रूस ने भारत के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। और आगे आने वाले अगर एक दशक में देखते हैं तो उस दशक में कह सकते हैं कि भारत और रूस का संबंध एक नई उछाल लेने वाला है, एक नया आयाम जुड़ने वाला है दोनों देशों के संबंध में, जिसमें कि जो पीपल टू पीपल रिलेशन भी और ज्यादा गहरा होगा। और उसके अलावा व्यापार के बीच में जो संबंध है वो संबंध भी काफी कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री होने वाला है। और कई अन्य जो क्षेत्र है, जो हमारे जो निर्यात करने वाले जो कई अन्य जो हमारे साधन है, वो सारे साधनों का निर्यात वहाँ हो सकेगा। बिल्कुल, ये ऐतिहासिक दोस्ती है और इस दोस्ती को और मजबूती इस यात्रा से, इस वार्ता से मिलने वाली अखिलेश। लेकिन दो और चीजें हैं, वो है रक्षा क्षेत्र, क्योंकि पहला ऐसा दौर था जब हम 90% जो हथियार थे या जो इक्विपमेंट्स थे जो रक्षा से जुड़े क्षेत्र से जुड़े थे वो आयात करते थे रूस से। लेकिन अब हम आत्मनिर्भरता के दौर से गुजर रहे हैं जहां हमारी निर्भरता पर रूस पर कम हो गई है। एक तो रक्षा क्षेत्र में किस तरीके के समझौते करार होने की उम्मीद इस वार्ता से जताई जा रही है, साथ ही साथ एक ट्रेड डेफिसिट भी है जो बड़ी चुनौती इस समय दोनों देशों के बीच बना हुआ है। देखिए निश्चित तौर पे ये ट्रेड डेफिसिट जो है इधर के दिनों में बढ़ा है, इसलिए कि हमने रूस से आयात ज्यादा बढ़ा दिया है। पहले भी रूस से हमारा ज्यादा आयात होता था, क्योंकि रक्षा और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में हम रूस से आयात करते थे। इधर के दिनों में जब हमने तेल का आयात ज्यादा करना शुरू कर दिया तो इससे ट्रेड व्यापार में भी डेफिसिट बढ़ी है। तकरीबन 5 बिलियन डॉलर का हम निर्यात करते हैं रूस में, और इसके बारे में रूस भी संवेदनशील है कि इस तरह का असंतुलन नहीं होना चाहिए। इसलिए व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा है कि वो इस असंतुलन को दूर करना चाहते हैं। मतलब ये है कि वो एक कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमी भारत और रूस के बीच में एक सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, जिसमें रूस की जो जरूरतें हैं वो अन्य देशों से न लेकर भारत से भी और ज्यादा बढ़ाए लेने की कोशिश करें। तो यह एक महत्वपूर्ण कदम मुझे लगता है कि आज की शिखर वार्ता के बाद इसकी घोषणा। लेकिन अखिलेश, एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्योंकि वेस्ट ने कई सैंक्शंस लगाए हुए हैं रशिया में, और ऐसे में जब आप कोई भी ट्रेड करते हैं तो वो डॉलर्स में किया जाता है। इस समस्या से कैसे निपटा जाएगा कि पेमेंट्स को कैसे क्लियर किया जाए? और वहीं दूसरी अहम बात यहाँ पर ये भी समझ में आती है कि दोनों देशों की जब हम बात करते हैं तो भारत एक उभरता हुआ बाजार है कई क्षेत्रों में रूस के लिए। निश्चित तौर पे देखिए, डॉलर और जो अन्य मुद्रा है उसके बारे में लगातार भारत और रूस के बीच में बात होती रही है, और भारत और रूस पुराने समय से ही रुपये रूबल में व्यापार करते रहे। अभी भी 90% व्यापार भारत और रूस का जो है वो रुपया और रूबल में होता है। यह जो तरीका है, यह तरीका काफी कारगर रहा है। इधर के दिनों में एक यह भी देखने को मिला है कि जब चूंकि रुपया ज्यादा है रूस के पास भारत का, तो वो भारत से अगर सामान और खरीदेगा तो उसे और ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा है कि एक इंटरनेशनल जो अन्य करेंसी है उस करेंसी के बास्केट से और ज्यादा व्यापार हो सकता है, डॉलर रूट में जाने की जरूरत नहीं भी पड़ सकती है। तो इस तरह की सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। जो दोनों देशों के वित्त मंत्रालय से संबंधित अधिकारी हैं, जो बैंकिंग से संबंधित अधिकारी हैं, वो लोग लगातार इस बात पे तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और यह कोई बड़ी बात नहीं है, भारत और रूस के बीच में इस तरह के विश्वास है कि उसमें ये तरीका ढूंढ लिया जाएगा। लेकिन जहां तक देखिए, आपने जो पहला सवाल किया था कि भारत आत्मनिर्भर हुआ है रक्षा के क्षेत्र में, और भारत का रक्षा खरीद जो है रूस से कम हुआ है, तो निश्चित तौर पे इसमें रूस की भी भूमिका है। रूस ने तकनीकी ट्रांसफर के माध्यम से जो भारत को इस तरीके से सबल बनाया है कि भारत में निर्माण हो रहा है,
भारत में को प्रोडक्शन हो रहा है, रूस से जो सामान हम खरीदते हैं उसके बाद उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है, रूस और भारत दोनों मिलकर बनाते हैं। तो इस तरीके से भी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है भारत, और इसमें कह सकते हैं कि रूस ने बहुत ही विश्वासजनक तरीके से तकनीक का ट्रांसफर हमारे यहाँ किया है। जी, इसके साथ साथ अखिलेश, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद से पहली बार पुतिन भारत आ रहे हैं, ऐसे में एक अमेरिका एक तरफ से मध्यस्थता करते हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में भारत भी एक तरफ विश्व मित्र और साथ ही साथ शांति का रास्ता यहाँ तलाशने के लिए रूस और यूक्रेन के साथ एक तरफ मध्यस्थता कर रहा है। अब आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति मिलेंगे, तो क्या रूस यूक्रेन युद्ध पर भी होगी बातचीत? निश्चित तौर पे बातचीत होगी, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे पहले राष्ट्रनेता थे जिन्होंने जाकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सामने कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है, और इसकी पूरी दुनिया में चर्चा हुई थी कि कोई बोल नहीं पा रहा था, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी पुतिन के सामने। तो निश्चित तौर पे भारत ने उसके बाद लगातार इस बात की वकालत की कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी से इस मसले का हल निकालिए। रूस की जो कुछ परेशानियां हैं, रूस के जो कुछ शिकायत है यूक्रेन से, उन शिकायतों को दूर करें, और यूक्रेन की जो शिकायत है वो दूर करें, तो बैठ के ये हल हो सकता है, युद्ध के मैदान में नहीं हल हो सकता। इसके विपरीत आप देख रहे थे कि लगातार नेटो फोर्सेज या यहाँ तक यूरोपियन यूनियन के फोर्सेज लगातार भी ये सोच रहे थे कि लड़ के रूस को हरा देंगे, जो अभी तक संभव नहीं हो पाया है। और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने लगातार इस बात की कोशिश की है कि ये कोई नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो, कोई मध्यस्थता की स्थिति हो, जिसमें कि रूस और यूक्रेन बैठ के और एक लगातार जो दीर्घस्थायी शांति के लिए काम करे। और रूस के राष्ट्रपति ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता को वे पसंद कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, निश्चित तौर पे अच्छी कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री के साथ आज जब व्लादिमीर पुतिन की शिखर वार्ता होगी, कल भी उन्होंने अनौपचारिक तौर पे बात की है, प्राइवेट डिनर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक निवास से बुलाया था रूसी राष्ट्रपति पुतिन को, तो उस समय भी अनौपचारिक चर्चा। और इसीलिए अखिलेश हम इस बात को समझते हैं कि जब हम डील, डिप्लोमेसी, डिनर की बात करते हैं, तो जो 3D है, ये दोनों देशों की रिश्तों में ऊष्मता को लगातार बढ़ाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो आज का दिन बहुत पावर पैक्ड रहने वाला है कूटनीतिक लिहाज से, और भावना कहते हैं कि जब आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को डील करते हैं तो कई तस्वीरें बहुत मायने रखती हैं। एक तस्वीर तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जब प्रधानमंत्री पुतिन की कार में थी, और एक जब वो खुद भारत आए, प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़ के खुद उनकी अगवानी करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे, और ये दोनों का जो एक करिश्मेटिक व्यक्तित्व है, ये अपने आप में दोनों देशों के रिश्तों को अलग चरम पर ले जाने के लिए बहुत मददगार साबित हुआ। सॉफ्ट डिप्लोमेसी को भी कहीं ना कहीं ये दर्शाता है, पावर को तो दर्शाता है, और एक दूसरे की दोस्ती का दम इस समय दुनिया देख रही है। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात होगी संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई। बताएंगे आपको कि आज दोनों ही सदनों में कौन कौन से विधायी कार्य जो है वो सूचीबद्ध है। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई, और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को KVIC ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का
विकसित भारत। ब्रेक के बाद स्पीकर स्वागत और बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की, जहां आज का दिन निजी जो सदस्य विधेयक है उन पर चर्चा करने का है। कार्यसूची के अनुसार प्रश्नकाल और शून्यकाल के बाद विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित संसदीय समितियों की रिपोर्ट पेश की जानी है। बात राज्यसभा की करें तो राज्यसभा की सूची में सरोगेसी कानून, कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव, लोक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन, साइबर क्राइम और खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों पर निजी सदस्यों के कई विधेयक शामिल हैं। इन संवेदनशील और सामाजिक महत्व के विषयों पर विस्तृत चर्चा की संभावना है। वहीं लोकसभा में स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 को कार्यसूची में रखा गया है। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य, कृषि सुधार, खेल विकास, शिक्षा से जुड़े सुधार और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर केंद्रित कई निजी सदस्य विधेयक सूचीबद्ध किए गए। दोनों सदनों में आज का सत्र महत्वपूर्ण विधायी विमर्शों पर केंद्रित रहने की उम्मीद है। और कल वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जेपीसी की एक अहम बैठक हुई और इस अहम बैठक की जो आयोजन है वो संसद भवन परिसर में किया गया, जिसमें विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी सहित विधि आयोग के सदस्यों ने भाग लिया और एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव की व्यवहार्यता, निष्पक्षता और संवैधानिक वैधता को लेकर अपने सुझाव दिए। बैठक के बाद जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर लगातार समिति राय ले रही है। विधि आयोग का सुझाव जेपीसी के लिए महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि वन नेशन वन इलेक्शन की समय सीमा संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से के अंतिम सप्ताह के पहले दिन के लिए बढ़ा दी गई है। महत्वपूर्ण है वन नेशन वन इलेक्शन का ये सब्जेक्ट और देश के हित में है होना, क्योंकि इससे बहुत सारी जो तकलीफें हैं वो ख़त्म हो जाएगी, चाहे इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो चाहे गवर्नेंस का हो। तो इसीलिए सारे मेंबर्स अभी तो अपने क्वेश्चन पूछ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिटी वगैरह पे, तो बहुत ही अच्छी तरह से एग्जामिन हो रहा है और कमेटी सबको बहुत सफिशिएंट टाइम दे रही है अपनी बात बताने के लिए। और हमारे साथ ऋषि कुमार संवाददाता जुड़ गए हैं। ऋषि का रुख करेंगे। ऋषि, आपसे पूछना चाहेंगे कि आज फ्राइडे का दिन है और शुक्रवार का दिन प्राइवेट मेंबर बिल्स के लिए होता है और आज कई प्राइवेट मेंबर बिल्स जो हैं वो सूचीबद्ध किए गए हैं। आज अगर दोनों सदनों के विधायी कार्य के हिसाब से बात की जाए तो एक तो सुचारू रूप से चल रहा है अब सदन फाइनली इतने बड़े गतिरोध के बाद। आज का दिन कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है दोनों सदनों के हिसाब से? देखिए, जिस तरीके से शीतकालीन सत्र में एक डेडलॉक समाप्त हुआ, हालांकि इस बार हमने देखा कि सरकार और विपक्ष ने दोनों ने मिलकर जिस तरीके से शुरुआती दिनों में ही गतिरोध को समाप्त कर लिया और एक बड़े नुकसान को होने से पहले बचा लिया। हमने पिछली बार देखा था कि काफ़ी दिनों तक कामकाज प्रभावित हुआ था। इस बार सरकार ने साफ कह दिया था कि वो किसी भी मुद्दे पर कामकाज के लिए तैयार हैं, लेकिन नियम और जो शब्दावली है उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। पिछली बार जिस तरीके से विपक्ष ने SIR के नाम को और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर उसको उस विषय पर चर्चा की मांग की थी, जो कि नियमों के अनुरूप संभव नहीं था, लेकिन जैसे ही विपक्ष ने कहा कि हम शब्दावली में परिवर्तन कर सकते हैं, सरकार ने तुरंत इसे मान लिया और जो चाहे तो वंदे मातरम से जुड़े हुए चर्चा हो या फिर चुनाव सुधार से संबंधित चर्चा हो, ये अगले सप्ताह के लिए सूचीबद्ध है और इन दोनों ही चर्चाओं के लिए 10-10 घंटे का समय दोनों ही सदनों में मुकर्रर हो चुका है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि एक तरीके से जो सदन का जो कामकाज है दोनों ही सदनों में सुचारू रूप से चल रहा है और शुक्रवार का दिन इस मायने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि निजी सदस्य विधेयकों के रूप में किसी भी सदस्य के पास ये अधिकार होता है कि वो अपने विधेयक को स्वयं पेश कर सकता है। उसके लिए किसी सरकार की, किसी भी संस्तुति की या कैबिनेट की मंजूरी की ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि इन विधेयकों पर कई बार चर्चा आगे भी बढ़ जाती है और कई बार तक तो इतिहास में एक आध ही उदाहरण है जबकि इस तरीके के विधेयक पारित भी हो गए हैं। लेकिन इन विधेयकों के माध्यम से सबसे बड़ी बात होती है एक सांसद के तौर पर मुद्दों को उठाना और उस पर कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसको चर्चा में लाना और कम से कम इस मायने में एक रायशुमारी भी हो जाती है देश में कि इस तरीके के कानून होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो कुल मिलाकर ये जो शुक्रवार का दिन होता है प्रत्येक सांसद के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और वो इसके लिए अलग से काम करते हैं। जहाँ तक सरकारी कामकाज को देखें तो कल जो विधेयक पारित हो गया था जिसमें कि स्वास्थ्य से सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित जो विधेयक था जिसके माध्यम से जो उपकर लगाने के बाद उनको राष्ट्रीय सुरक्षा या अन्य मदों में
सामाजिक आधार पर उनको खर्च करने का जो प्रावधान का जो विधेयक है वो आज एक दूसरे सदन में सूचीबद्ध है, संभवतः उसको पारित कर दिया जाए। लेकिन देखना होगा कि क्योंकि निजी विधेयकों के लिए जो वक्त है वो 3 साढ़े 3 बजे तक का होता है, वहाँ से शुरू हो जाता है। अगर तब तक ये बिल पारित हो जाता है तो ये संभव है, अन्यथा ये शुक्रवार या अगले ऋषि बिल्कुल। तो आज राज्यसभा की बात की तो जुड़े भी तमाम कई ऐसे बिल हैं जिन पर चर्चा होनी है, जिसमें हम सरोगेसी की बात कर रहे हैं और वर्क प्लेस पर महिलाओं से भेदभाव ना हो, तो इस लिहाज से भी आज अहम दिन विधायी कार्य से जुड़ा हुआ। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम राज्यसभा में देखें तो अधिकांश जो विधेयक हैं जो निजी सदस्य विधेयक के तौर पर हैं, वो जैसे महिलाओं के जो कामकाज के स्थलों पर महिलाओं के साथ जो भेदभाव हैं या लैंगिक दुर्व्यवहार है, इस तरीके के जो विधेयक हैं और सरोगेसी से जुड़ा हुआ जैसे कि आपने जिक्र किया, वो भी एक विधेयक है जो कि एक सदस्य के द्वारा लाया जाना है। तो निश्चित तौर से आज जो तमाम विधेयक हैं उसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं से संबंधित निजी विधेयकों के तौर पर आज राज्यसभा में रखे जाने हैं। हालांकि कई बार इन विधेयकों को सिर्फ सदन के पटल पर रख दिया जाता है और कई बार इन पर कुछ चर्चा हो जाती है और इसमें सबसे बड़ी बात होती है, कोई विधेयक बहुत ज़्यादा रुचिकर होता है या बहुत महत्व का होता है तो खुद सदस्य दूसरे सदस्य इस पर बोलने के लिए अनुमति लेते हैं, दूसरे पार्टियों के भी सदस्य, और ये उस समय हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को एस्टैब्लिश करने का एक अच्छा अवसर होता है, जिसमें कि हम एक निजी विधेयक पर भी किसी भी सदस्य के, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अगर उसमें हम चर्चा करते हैं तो निश्चित तौर से जो संसद की जो सबसे बड़ी कार्यप्रणाली का जो सबसे बड़ा हिस्सा है कानून बनाने का, देश का कानून बनाना ही सबसे बड़ा काम है संसद का। उस लिहाज से देखें तो शुक्रवार का दिन इन कानूनों की शुरुआत करने का एक बहुत अच्छा माध्यम बनता है। बिल्कुल, और ऐसे संवेदनशील मुद्दे उठाए जा रहे हैं जब संसद में, तो चर्चा का विषय भी और चर्चा का समय भी ज्यादा हो, इसकी भी उम्मीद की जा रही है। फिलहाल ऋषि, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, और अब नया सवेरा में खबरों के कारवां को बढ़ाते हैं आगे और बात करते हैं केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की, जो कि आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां वो गांधीनगर और बनासकांठा में कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। अमित शाह स्वदेशी जागरण मंच के स्वदेश उत्सव का उद्घाटन और नाबार्ड के अर्थ समिट 2025 के समापन समारोह में करेंगे शिरकत। इसके साथ ही तालाब इंटरलिंकिंग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक और गांधीनगर महानगर पालिका के विभिन्न विकास कार्यों, नवनिर्मित बगीचा, योग स्टूडियो, LC11 पर नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज, खेल परिसर और PNG गैस लाइन का उद्घाटन करेंगे। वे सर्व शिक्षा अभियान के तहत नवीनीकृत विद्यालयों का उद्घाटन और सांसद खेल महोत्सव के समापन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसके अलावा सहकारिता मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति बनास डेयरी की डेयरी विकास, कृषि मूल्य संवर्धन, जल संरक्षण और ग्रामीण सहकारिता से जुड़े पहलों की समीक्षा करेंगे। तमिलनाडु सरकार के थिरुपुरन कुंद्रम मंदिर में कार्तिकेय दीपम जलाने की अनुमति न देने के फैसले का विरोध हर जगह हो रहा है। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को जानबूझकर बात न मानने के लिए कड़ी फटकार लगाई, जबकि मद्रास हाईकोर्ट ने 1 दिसंबर को जारी निर्देश में मंदिर में दिया जलाने की अनुमति दी थी। वहीं दूसरी ओर जनसेना पार्टी ने भी तमिलनाडु सरकार के फैसले पर आपत्ति दर्ज की। पार्टी का ये मानना है कि हाईकोर्ट की अनुमति देने के बावजूद धार्मिक परंपरा को रोकना उचित नहीं। वहीं जनसेना पार्टी ने बीजेपी तमिलनाडु अध्यक्ष, बीजेपी कार्यकर्ताओं और हिंदू सदस्यों की गिरफ्तारी की भी निंदा की, जो कि इस पारंपरिक अनुष्ठान में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। जनसेना का आरोप है कि न्यायालय के आदेशों की अनदेखी और धार्मिक रीति रिवाजों पर रोक सामाजिक तनाव को बढ़ावा दे सकती है। पार्टी ने तमिलनाडु सरकार से धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करने और न्यायिक निर्देशों का पालन करने की अपील की है। राहुल गांधी के खिलाफ ब्रिटिश नागरिकता मामले में आज रायबरेली की MP MLA कोर्ट में सुनवाई होनी है। रायबरेली की MP MLA कोर्ट ने भाजपा सदस्य S विघ्नेश शिशिर द्वारा दायर उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और ब्रिटिश नागरिकता रखने और उससे जुड़े कई अपराधों के आरोप लगाए गए हैं। याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ ब्रिटिश नागरिकता और उस संबंध में उनके द्वारा किए गए कई अन्य आपराधिक अपराधों के संबंध में BNS, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत दायर मामलों को स्वीकार कर लिया है। और आगे बढ़ेंगे। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सत्र की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई।
स्पीकर ने पक्ष और विपक्ष दोनों से ही अपील की कि वो सत्र को सार्थक और सुचारू बनाने में सहयोग करें। उनकी इस अपील पर सभी दलों ने सहमति जताई। 11 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में विधानसभा में कई अहम विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद है। 8 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, जबकि 4 दिनों के लिए प्रश्नकाल निर्धारित किया गया है। और दिल्ली में अब प्रदूषण और सफाई में लापरवाही करने वालों पर सख्त एक्शन होगा। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जिलों के डीएम को अधिकार दे दिए हैं कि किसी भी सरकारी कर्मचारी की लापरवाही पर उसकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट यानी कि एसीआर खराब की जा सकती है, यानी नौकरी और प्रमोशन पर सीधा असर। लोक निवास में हुई उच्च स्तरीय बैठक में फैसला हुआ कि रोजाना प्रदूषण नियंत्रण की समीक्षा होगी। लीडे को खाली पड़े जो जमीन है उससे कचरा मलबा हटाने का आदेश दिया गया, जबकि एमसीडी पूरे शहर में सफाई और धूल रोकने के अभियान पर जोर देगी। डीपीसीसी को निर्देश दिया गया कि सफाई में लापरवाही करने वाले विभागों पर चालान किया जाए। बिना परमिशन सड़क काटने या गड्ढे न भरने पर एफआईआर होगी और जिम्मेदारी विभाग प्रमुख तय करेगा। सरकार स्पष्ट है कि ना कोई सरकारी कर्मचारी बचेगा, ना कोई जिला एजेंसी या फिर निजी एजेंसी। प्रदूषण पर सख्त है सरकार और सरकारी कर्मचारी अगर लापरवाही करेंगे तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। और आइए अब बात करते हैं काशी तमिल संगमम की। तो काशी तमिल संगमम का जो चौथा संस्करण है वो चेन्नई से बनारस आए जो प्रतिभागी हैं काशी के प्रमुख मंदिरों और गंगा के प्रमुख घाटों का दर्शन कर रहे हैं। ये सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संगम का दिन रहा। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। काशी तमिल संगमम 4.0 के प्रतिभागियों के लिए गुरुवार का दिन संस्कृति, आस्था और अध्यात्म का अनूठा संगम बन गया। तमिलनाडु से आए करीब 200 प्रतिभागियों ने सुबह की शुरुआत श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन से की। काशी विश्वनाथ के दर्शन के साथ ही तमिल श्रद्धालुओं के चेहरों पर परमानंद की चमक उतर आई। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव के नाद से पूरा परिसर आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा। इसके बाद कारवां पहुंचा अन्नपूर्णा माता मंदिर। यहां प्रसन्नता और श्रद्धा का भाव और भी गहरा दिखा। फिर यात्रा बढ़ी विशालाक्षी मंदिर की ओर, जो तमिल श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इन मंदिरों में दर्शन के बाद कई प्रतिभागियों की आंखें नम थीं, मानो वर्षों की मनोकामना आज पूरी हो रही हो। दक्षिण भारत के कोने में रखने वाले ग्रामीण लोगों को ऐसा मौका देने वाले हमारे गवर्नमेंट को, हमारे मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद बताती। गंगा दर्शन घाट पर कदम रखते ही मानो तमिलनाडु से आए मेहमानों को आध्यात्मिक सुकून मिल गया हो। गंगा की हवा, शांत लहरें और काशी की सहज मुस्कान, सब कुछ उनके भीतर उतरता हुआ सा लगा। I am really honored and privileged to be on this holy place of Varanasi, Kashi. On behalf of Kashi Tamil Sangam, we place our gratitude to our honorable Prime Minister नरेंद्र मोदी जी। इतना वेलकम दे रहे हैं, हमको बहुत खुश आ रहे हैं। लोग ऐसे भी है, क्योंकि जब हम बाहर से देखते हैं ना, ये क्या है, इन लोगों का अगर तमिल हम बोलते हैं हमको तो कैसे वेलकम करेगा, ऐसा बिल्कुल हमको ऐसा फील नहीं आ रहे हैं। हम सोच रहे हैं हम इधर ही है, हमारे साउथ इंडिया में ही है, तमिल में ही है, क्योंकि सब ऐसे ही लाइक वी फील ऑल यूनाइटेड। यात्रा के अंत में सभी प्रतिभागियों ने नमो घाट का दौरा किया। यहाँ लगे विशेष स्टॉलों पर तमिलनाडु और काशी की साझा सांस्कृतिक विरासत सजी हुई थी। कहीं बनारसी बुनकर अपनी महीन कला बुन रहे थे, तो कहीं तमिलनाडु की पारंपरिक वस्तुएं दर्शकों को अपनी ओर खींच रही थीं। इस शानदार अनुभव को तमिलनाडु से आए मेहमानों ने अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लिया। काशी तमिल संगमम 4.0 के तहत भाग लेने वाले तमाम प्रतिभागियों के लिए ये एक अविस्मरणीय क्षण है, जहां वो एक और काशी की आध्यात्मिक शक्ति से रूबरू हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो तमिल और काशी की संस्कृति को भी आत्मसात कर रहे हैं। ये कुल मिलाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र को और मजबूत आधार दे रहा है। अपने सहयोगी संदीप के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, नमो घाट, वाराणसी।
और इस समय वाराणसी से हमारे संवाददाता डॉक्टर हरिकेश बहादुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिकेश का रुख करेंगे। हरिकेश, काशी तमिल संगमम के इस चौथे संस्करण में इस बार एक अकल्पनीय और एक भारत श्रेष्ठ भारत की एक नज़ीर पेश की जा रही है और इसकी बानगी साफ तौर पर दिख रही है, जब भाषा, संस्कृति, परंपराएं चाहे दो अलग अलग हिस्सों में हैं लेकिन एक साथ मिल रही हैं। भावना, आपको और आंचल को फिर काशी वड़क्कम। और मैं भावना आपको बताऊं कि जिस जगह पे खड़ा हूं ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय का शिक्षा संकाय है। यहाँ पे बीएड एमएड की पढ़ाई होती है, शिक्षक निकलते हैं। चूंकि जो दूसरा समूह है अभी कुछ देर पहले हनुमान घाट पे स्नान कर रहे थे, हनुमान घाट पे ही सुब्रमण्यम स्वामी जी का निवास स्थान है, वहाँ पे उन लोगों ने देखा निवास स्थान को जहाँ पे सुब्रमण्यम भारती जी ने अपने कुछ वर्ष गुजारे थे, शिक्षा ली थी। कांची मठ है, कांची मठ में भी जाते हैं जो समूह आते हैं। उसके अलावा एक कांची कामकोटीश्वर महादेव का मंदिर है, वहाँ पे भी सुब्रमण्यम भारती जी की मूर्ति है, वहाँ भी वो दर्शन करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर पहला जो आज के दिन का पहला पड़ाव होगा उनका, वो यहाँ पे शिक्षा संकाय में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चाणक्य सभागार है। चाणक्य भी बड़े शिक्षक जाने जाते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे एस राधाकृष्णन जी, जिनके नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। किस तरह से जो परंपरा की बात आप कर रही थी, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कर रही थी, वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, काशी में ये दोनों ही चीजें आपको दिखाई देंगी। शिक्षकों के जो समूह आ रहा है उनके सम्मान के लिए, उनके स्वागत के लिए जो यहाँ के स्टूडेंट हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, वो पारंपरिक वेश में, कुर्ता पैजामा में जो छात्र हैं, वो छात्राएं साड़ी में, वो उनके स्वागत के लिए यहाँ अभी से इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं, जबकि उन लोगों के आने का समय 10 बजे के करीब है। तो भावना, ये जो आपने कहा कि उत्तर और भारत दक्षिण दोनों का जो मिलन है, दोनों की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, जिसके लिए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, काशी तमिल संगमम जो चौथा जो चल रहा है, उसमें किस तरह से, जैसे अगर शिक्षक आ रहे हैं उनको जो सम्मान यहाँ पे मिल रहा है, जैसा आप रिपोर्ट में दिखा रही थी कि एक महिला कह रही है कि किस तरह से वो यहाँ पर लोगों से मिल रही हैं, तो उन्हें लग रहा है कि वो उत्तर भारत में नहीं बल्कि दक्षिण भारत में ही हैं। एक महिला ने कहा कि यूनाइटेड हैं हम, जो दिख रहा है। और वही जो संस्कृति है तमिलनाडु की, जो काशी की, वो दोनों से एक दूसरे से काफी परस्पर मिलती जुलती है। और मैं आपको बताऊं कि एक पेंटिंग कंपटीशन हो रहा था नमो घाट पे कल, मैंने उसमें देखा जो स्टूडेंट यहाँ के महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों के थे, उसमें एक बच्ची जो है पेंटिंग बना रही थी, तो उसने कहा कि तमिलनाडु का भारतनाट्यम और यहाँ का जो नटराज जो शिव तांडव, इन दोनों को किस तरह से उसने मिला के वो पेंटिंग बनाने की कोशिश की। तो आप इसको देखिए कि किस तरह से जो हमारे युवा हैं, जो छात्र हैं, वो भी इस बात को समझ रहे हैं, उसको उसमें भागीदारी कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर जो छात्र छात्राएं हैं पारंपरिक वेश में आ रहे हैं और उनके अंदर काशी तमिल संगमम है, जिसके विहंगम दृश्य लगातार हम आपके माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि प्रेस रिपोर्ट्स में क्या कुछ खास है आपके लिए। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन है महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक। सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साइंस आए पूरा विश्वास। विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास। माफिया का दी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग। बेखौफ घूमे जनता, गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन है महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को केवीआईसी ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। ब्रेकर्स का स्वागत और करते हैं समाचार पत्रों में छपी उन तमाम दिलचस्प खबरों को जिसको हम आपके लिए लेकर आए और शुरुआत करते हैं नवभारत टाइम्स की पहली खबर से, जो कि सीधे वेलकम कर रही है मॉस्को से आए हुए प्रधानमंत्री के दोस्त यानी कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का। आप इस पहली खबर हमारे पास ये है, लेकिन आइए उससे पहले आपको बताते हैं कि कैसे फिच ने जो रिपोर्ट जारी की है उस रिपोर्ट के जरिए वो ये दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति में कितना बल है और भारत का जो सर्विस सेक्टर है वो लगातार कैसे आगे बढ़ रहा है। इसीलिए फिच ने अपने अनुमान को बढ़ाया है। S&P 500 ग्लोबल ने भी अपने इस अनुमान को बढ़ाया है और इसमें सबसे बड़ा अगर हम वृद्धि का फैक्टर देखें, अपने दर्शकों को बताएं, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से भारत लगातार ग्लोबल हब बनने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए सिंगल विंडो क्लियरेंसेस की जब हम बात करते हैं और खास तौर पर स्टार्टअप्स के लिहाज से एंटरप्रेन्योरशिप को जैसे बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें कई ऐसे सनराइजिंग सेक्टर जिसमें हम स्पेस की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जो आने वाले 5 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर आगे जा रहा है। क्यों भावना? बिल्कुल इसी तरीके से आज आरबीआई भी अपनी रेपो रेट पेश करने वाला है और एमपीसी की बैठक पिछले 3 दिनों से चल रही है, जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि ब्याज की दरों में क्या है, इस बार कटौती हो सकती है कि नहीं, ये देखना होगा आरबीआई की रिपोर्ट में। तो ये फिच की रिपोर्ट और साथ ही साथ S&P, ये तमाम ग्लोबल रिपोर्ट साफ तौर पर दिखा रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से जुड़ी हुई ये साफ तस्वीर आपको दिखा रही है कि वेलकम मेरे दोस्त, यानी दोस्ती का दम इस समय दुनिया देख रही है और दोस्ती कैसे और प्रगाढ़ और समृद्ध हो रही है ये आज पता चलेगा जब दोनों देशों के बीच के राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच जो महत्वपूर्ण वार्ता होने वाली है। दुनिया भर की नजरें इस पर टिकी हुई हैं क्योंकि दोनों देश इस समय कह रहे हैं कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है। तो देखना होगा कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर आज करार हो सकते हैं और साथ ही साथ और महत्वपूर्ण क्या गतिविधियां आज रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की खबर जो है व्लादिमीर पुतिन की इस यात्रा के साथ जुड़ी हुई हो सकती है। और खुद क्रेमलिन का कहना है कि उन्हें भी नहीं पता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत के लिए पहुंच जाएंगे। चलिए तीसरी खबर का रुख करते हैं जो कि टोल से जुड़ी हुई है। यकीनन जब हम कई नेशनल हाईवेज क्रॉस करते हैं आपको बैरियर के साथ टोल आपका काटा जाता है, लेकिन अब जो केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री हैं उन्होंने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान इस बात का जवाब दिया कि साल भर में तमाम टोल बूथ जो है वो खत्म कर दिए जाएंगे, यानी उस बैरियर के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक तौर पर उस अमाउंट को डिडक्ट कर लिया जाएगा और करीबन 10 करोड़ की 4,500 ये परियोजनाएं चल रही हैं और खास तौर पर टोल टैक्स के से जुड़ी जो प्रणाली है उसको लगातार उन्नत किया जा रहा है, तकनीक से जोड़ा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से इन तमाम बैरियर्स को खत्म करने की बात की जा रही है तो जो लोग लगातार ट्रैवल करते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य, उनके लिए अच्छी खबर है ताकि जो टाइम है यानी कि टाइम की एफिशिएंसी है उसमें कहीं ना कहीं मदद मिलती हुई नजर आएगी।
और अगली खबर जो जुड़ी है वो H1B वीजा आवेदकों से जुड़ी हुई है, जिनकी अब जो जांच है और उनके जो आश्रितों की जांच प्रक्रिया है वो अब सख्त करने के आदेश अमेरिकी सरकार ने दिए हैं। और अब इन नए निर्देशों के तहत सभी आवेदकों को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को निजता सेटिंग्स यानी कि सेटिंग्स में जाके, प्राइवेट सेटिंग्स में जाके उसे पब्लिक रखने के लिए कहा गया है। विदेश विभाग ने कहा है कि ये जो नए आदेश है वो 15 दिसंबर से सभी H1B आवेदकों और उनके आश्रितों की ऑनलाइन उपस्थिति की समीक्षा की जाएगी। तो ये नए बदलाव जो है H1B वीजा से जुड़े किए जा रहे हैं और अमेरिकी सरकार लगातार कड़े निर्देश जारी कर रही है ताकि सुरक्षा के लिहाज से भी ये जरूरी है और सोशल मीडिया पे जिस तरीके की जानकारी फैलाई जाती है तो उस लिहाज से प्रोफाइल को पब्लिक करना अनिवार्य किया जा रहा है। बिल्कुल, वर्किंग प्रोफेशनल्स खास तौर पर उनके लिए H1B वीजा जरूरी है। हालांकि जो एलन मस्क है वो पहले ही कह चुके हैं कि अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट किया है तो वो किया है भारतीय पेशेवरों ने। बढ़ते आगे और बात करते हैं खेती किसानी से जुड़ी इस खबर से, जो कि कृषि जगत में हम आज ले रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया था भावना ने शुरू में कि आज विश्व मृदा दिवस है, यानी कि वर्ल्ड सॉयल डे, और स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मिट्टी की थीम पर आज इस दिवस को मनाया जा रहा है। जी हाँ, विश्व मृदा दिवस 2025 जो मनाया जा रहा है, क्योंकि मिट्टी का संबंध सिर्फ किसानों से नहीं है बल्कि हमारे घरों, पार्कों, गलियों, शहरों और हमारी जिंदगी से भी है। मिट्टी और प्रकृति का सम्मान किया जाए तो हमारे शहर स्वस्थ, हरित और रहने योग्य बने रहेंगे। पेश है हमारे सहयोगी शमीम अख्तर की एक खास रिपोर्ट। खेती की बुनियाद है ये मिट्टी, लेकिन आज यही बुनियाद कमज़ोर होती दिखाई पड़ रही है। विश्व मृदा दिवस के इस मौके पर यह जानना काफ़ी अहम हो गया है कि क्या हमारी ज़मीन अब उतनी ही उपजाऊ रह गई है जितनी पहले कभी थी। रासायनिक उर्वरकों का बढ़ता इस्तेमाल, जलवायु परिवर्तन और मिट्टी का कटाव सभी मिलकर खेती के भविष्य पर असर डाल रहे हैं। ये हमारी मिट्टी है जिससे हमारा 95% से अधिक भोजन आता है। इसके अलावा मिट्टी ही पौधों के लिए आवश्यक 17 प्राकृतिक रासायनिक तत्वों में से 15 यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, लोहा, जस्ता, मैंगनीज, तांबा, बोरॉन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन आदि की आपूर्ति करते हैं। ये हमारी भूमि है जो खाद्य उत्पादन, जल शुद्धिकरण, कार्बन भंडारण, तापमान नियंत्रण और जैव विविधता को बनाए रखने जैसे आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करती है। किसानों और आम लोगों को मिट्टी की इसी महत्ता के बारे में जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। इसे दिसंबर 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था तथा पहला विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर 2014 को मनाया गया था। विश्व मृदा दिवस 2025 की थीम स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मिट्टी है, जो शहरी क्षेत्रों में मिट्टी की भूमिका और शहरीकरण से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों के बारे में बताता है। वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट है, तो जब हेल्थ के बारे में हम बोलते हैं तो सभी का हेल्थ एक के साथ एक दूसरे कड़ी के साथ जुड़ा हुआ है, तो किसी को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में मिट्टी हो, शहरी क्षेत्र में मिट्टी हो। तो इसका बहुत ही महत्व है और इसीलिए इस साल का जो थीम है, विश्व मृदा दिवस का जो थीम है, ये लिया गया कि हेल्दी सॉयल फॉर हेल्दी सिटीज़, नॉट ओनली फॉर हेल्दी फार्मिंग और हेल्दी रूरल एरियाज बट हेल्दी सॉइल्स फॉर हेल्दी सिटीज। हमारा भविष्य स्वस्थ मिट्टी पर निर्भर करता है, लेकिन अधिकांश लोग मिट्टी की अहमियत को नहीं समझते। ये चिंता की बात है कि दुनिया भर की लगभग 33% मिट्टी खराब हो चुकी है, जबकि 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में लगभग 200 से 400 वर्ष लग जाते हैं। वैश्विक स्तर पर हर साल लगभग 24 अरब टन उपजाऊ मिट्टी कटाव के कारण नष्ट हो जाती है। इससे मिट्टी की उत्पादकता घटती है और भविष्य की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। विश्व मृदा दिवस हमें याद दिलाता है, अगर मिट्टी बची रहेगी तो हमारी खेती और हमारा भविष्य दोनों ही सुरक्षित रहेंगे। कैमरा पर्सन विश्व बंधु के साथ मैं शमीम अख्तर, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए कृषि जगत के बाद अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की बिजनेस ब्रीफ में। बात आरबीआई की, जो आज त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षा के लिए अपने निर्णयों की घोषणा करने वाला है। विशेषज्ञों ने रेपो दर में 0.25% कटौती किए जाने की उम्मीद जताई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही है और आने वाले वर्षों में ये दुनिया में पहले स्थान पर पहुंच सकती है। भारत सरकार के द्वारा सोलर पीवी
ड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए लाई गई PLI के कारण अक्टूबर 2025 तक देश में 43,000 से ज्यादा नौकरियां होंगी पैदा। और अब दुनिया भर की कुछ खास खबरें। इजरायली सेना ने रफा इलाके में जमीन के नीचे बनी सुरंगों में मौजूद करीब 40 हमास लड़ाकों को मार गिराया। इजरायली सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि अब पूरा इलाका उनके नियंत्रण में है। वॉशिंगटन में एक अमेरिकी अपील कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सैनिकों की तैनाती जारी रखने की अनुमति दी। कोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी जिसमें गार्ड को 11 दिसंबर तक राजधानी छोड़ने को कहा गया था। अमेरिकी सेना एक वीडियो जारी कर पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में एक संदिग्ध मादक पदार्थ पोत पर हमले में 4 लोगों को मार गिराने का दावा। और अब खबरें देख लेते हैं खेल जगत से स्पोर्ट्स ट्रैक में। ब्रिस्बेन में खेले जा रहे एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड ने पहले दिन का खेल खत्म होने पर 9 विकेट पर 325 रन बनाए। मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का लिया फैसला। FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत ने पूल बी में चिली, ओमान और स्विट्जरलैंड को हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया है। FIH महिला जूनियर हॉकी विश्व कप आज भारत का सामना आयरलैंड से। टीम को अपने पिछले मुकाबले में जर्मनी से मिली थी हार। हालांकि टीम ने अपने पहले मैच में नामीबिया को हराने में पाई थी सफलता। चलिए बात कर लेते हैं अब आपकी हमारी सेहत की फिटनेस मंत्र में। तो धूम्रपान और तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तंबाकू का सेवन करने वाले अक्सर ये नहीं सोचते कि इसका प्रभाव कितना गंभीर है। ये कारण बन सकता है मुंह के कैंसर का। क्या होते हैं मुंह के कैंसर के लक्षण, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। तो ये कुछ कारण हैं जो आपके मुंह के कैंसर से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन आपको अपना ध्यान रखना है। अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे तभी जीवन भी खुशहाल बना रहेगा। आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं आपके शहर के मौसम की हाल की। जानते हैं ग्राफिक्स के जरिए न्यूनतम और अधिकतम तापमान।
और नया सवेरा में वक्त हो चुका है कि आपसे विदा लें, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जा रहे हैं गुजरात के कच्छ में चल रहे रण उत्सव के अनुपम दृश्यों के साथ। आप इन दृश्यों का आनंद लीजिए। अगली मुलाकात आपसे होगी अब सोमवार को। तब तक के लिए नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ।